फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2024 को रिलीज अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी द डिलीवरेंस, जिसे डायरेक्ट किया है ली डेनियल्स ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 5.0 आउट ऑफ 10। फ्रेंड्स, कल ही मैंने अपने चैनल पर एक्सुमा नाम की एक कोरियन हॉरर मूवी को अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया से होती है और समय होता है 2011 का। अब हम इबोनी नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने घर की सफाई कर रही होती है। एक्चुअली इबोनी अपनी फैमिली के साथ अभी जल्द ही इस घर में शिफ्ट हुई है, तो इसलिए वो घर को साफ कर रही होती है। तो फ्रेंड्स, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम इबोनी के बारे में जानते हैं। इबोनी एक काफी गुस्से वाली औरत है और पहले वो काफी नशा किया करती थी, जैसे ड्रग्स और शराब पीना, जिसकी वजह से उसकी और उसके हस्बैंड की लड़ाई हो गई। तो उसके हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल कर दिया, लेकिन अभी भी बच्चों की कस्टडी इबोनी के पास है। तो इबोनी यहाँ अपनी माँ अल्ब्रेटा, अपने छोटे बेटे आंद्रे, अपने बड़े बेटे नेट जैक्सन और बेटी सांटे के साथ यहाँ रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इबोनी की मदर को देखते हैं जो किसी रिलीजियस प्रोग्राम को देखने गई थी। अब रात को सब डिनर कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं इबोनी अपनी माँ की छोटी छोटी बातों पर भी नाराज होती है, जैसे अगर उसने बोल दिया खाने में नमक ज्यादा है या कुछ और भी, और छोटी छोटी बातों में अपने बच्चों पर हाथ उठाना उसके लिए नॉर्मल बात थी। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इबोनी रात में बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक मक्खी भिनभिनाने लगती है, तो इबोनी काफी इरिटेट होने लगती है। वो मक्खी को भगाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि घर में मक्खियाँ बेसमेंट से आ रही थी। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो देखती है वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं। वो दरवाजे को दोबारा बंद कर देती है। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं इबोनी का सबसे छोटा बेटा आंद्रे उठने बिस्तर से उठता है और फ्रिज खोलता है और फ्रिज से दूध का पैकेट निकाल कर दूध पीने लगता है, लेकिन उसके पीने का तरीका बहुत ही अजीब होता है। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो नींद में हो और दूध पी रहा हो, क्योंकि ज्यादातर दूध तो फर्श पे गिर रहा था। अब आंद्रे दूध पीकर घर से बाहर जाता है तो हम देखते हैं एक चिड़िया जो घायल हो गई थी, और वहीं हम नोटिस करते हैं झूले को, जिस पर कोई बैठा तो नहीं होता, लेकिन वो अपने आप ही मूव हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इबोनी के तीनों बच्चे स्कूल से घर आ रहे होते हैं। तभी गली में कुछ लड़के उसके बड़े बेटे नेट को गालियां देते हैं, लेकिन नेट कुछ भी जवाब नहीं देता। वो बोलते हैं फट्टू है, और उन्हीं में से एक लड़का उसे पत्थर मारता है, जिससे नेट को चोट लग गई थी। जैसे ही इबोनी देखती है नेट के सिर से खून बह रहा होता है, वो गुस्से में आ जाती है। वो पूछती है किसने मारा, तो उसकी बेटी सांटे बताती है कि गली के लड़कों ने मारा। अब इबोनी गुस्से में जाती है और उस लड़कियों की पिटाई कर देती है और वार्न भी करती है कि अगर दोबारा मेरे बच्चों की तरफ नजरें उठाकर देखी तेरी आंखें फोड़ दूंगी। वहीं हमें पता चलता है कि इबोनी की मदर भी पहले बहुत नशा किया करती थी और नशे की हालत में इबोनी की पिटाई करती थी, और यही वजह है इबोनी के अंदर काफी गुस्सा है। तो उसकी माँ उसको बताती है कि जैसा मैंने किया वैसा तुम मत करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएंगे। अब हम आंद्रे को देखते हैं जो घर के बाहर झूले पे बैठा होता है और बड़बड़ा रहा होता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। तभी इबोनी आती है और उसको बोलती है मैंने तुम्हें खुद से बातें करने से मना किया है। आंद्रे वहाँ से घर के अंदर चला जाता है, लेकिन इबोनी नोटिस करती है कि घर के बाहर गटर से भी वैसी ही मक्खियाँ बाहर आ रही थी जैसा उसके बेसमेंट से आ रही थी। अब रात में हम देखते हैं आंद्रे उसी बेसमेंट का दरवाजा खोलकर बेसमेंट के अंदर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बेसमेंट से बाहर आकर जाकर अपने बेडरूम में सो जाता है। तो रात में इबोनी नोटिस करती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। वो दोबारा उसे बंद करती है और बंद करते हुए सोचती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो दरवाजा बंद था, तो खोल किसने दिया। फिलहाल वो इस बात को इग्नोर करती है और सीन शिफ्ट होता है और हम इबोनी की मदर अल्बेटा को देखते हैं जो हॉस्पिटल जाती है और वहाँ एक लड़के से बातें करती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम्हारे 2 महीने की फीस बाकी है। तो अल्बेटा बोलती है हाँ समझ सकती हूँ, हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे खत्म हो गए हो। और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम्हारा इंश्योरेंस तो 1 साल पहले से ही बंद है। ये बात सुनकर अल्बेटा चौंक जाती है, तो पूछती है तो मेरी फी कौन भर रहा है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है तुम्हारी बेटी इबोनी। ये बात सुनकर अल्बेटा गंभीर हो जाती है। वो सोचने लगती है, उसे लगता था कि इबोनी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन जब उसे पता चलता है उसके कैंसर के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा इबोनी ही उठा रही है, जबकि इबोनी अभी इकोनॉमी रूप से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने 1 साल के अंदर 3 घर बदले थे और जिस कारण से उसके सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। अब अगले दिन इबोनी पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाती है और जब वो लोग उसके बेसमेंट को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ एक काली मरी हुई बिल्ली मिलती है। और वहीं हम देखते हैं पेमेंट को लेकर इबोनी उससे बहस करने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हें पैसे मकान के मालिक से मांगने चाहिए। फिर इबोनी का बड़ा बेटा अपने पास से पैसे लाता है और पेस्ट कंट्रोल वालों को देता है और अपनी
अपनी मदर से बोलता है कि हर बात में बहस करना जरूरी नहीं होता। और तभी हम देखते हैं चिंतिया नाम की एक औरत उसके घर आती है। एक्चुअली चिंतिया चाइल्ड डिपार्टमेंट से थी, क्योंकि जब इबोनी और उसके हस्बैंड के बीच में कोर्ट केस हुआ था तो कोर्ट ने इसी शर्तों पर इबोनी को बच्चों का कस्टडी दिया था कि बीच बीच में चाइल्ड डिपार्टमेंट वाले जाकर चेक करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों की परवरिश सही से हो रही है या नहीं। लेकिन इबोनी ने इस बार जब अपना घर चेंज किया तो उसने चिंथिया को इन्फॉर्म नहीं किया। तो चिंथिया सारे बच्चों से मिलती है और वो नोटिस करती है कि बच्चों को कहीं न कहीं चोट लगी थी। तो चिंथिया इबोनी से पूछती है कि बच्चों को चोट कैसे लगी, लेकिन ना तो बच्चे और ना ही इबोनी चिंथिया को जवाब देते हैं। अब चिंथिया चली तो जाती है, लेकिन वार्न करके जाती है कि अगर उसे दोबारा ऐसा लगा कि इबोनी बच्चों के साथ मारपीट करती है तो वो अपने अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगी। अब रात में इबोनी की बेटी शांति का बर्थडे होता है, तो सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इबोनी अपने बेटे आंद्रे को बेडरूम में सुला देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इबोनी को बेसमेंट वाले दरवाजे से कुछ ठक ठक की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ तो आंद्रे खड़ा था और जबकि इबोनी थोड़ी ही देर पहले उसको बेडरूम में सुला कर आई थी। वो उससे पूछती है कि तुम बेसमेंट में क्या कर रहे हो, लेकिन हम देखते हैं आंद्रे होश में नहीं होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद में हो। वो उसे जगाती है, वो होश में आ जाता है। अब वो दोबारा पूछती है कि तुम बेसमेंट में क्या कर रहे थे, तो बोलता है कि मैं ट्रे से बातें कर रहा था। तो इबोनी पूछती है ये ट्रे कौन है, तो बोलता है कि ट्रे बेसमेंट के हॉल में रहता है और कभी कभी हमारे अलमारी में भी रहता है। अब हम देखते हैं रात में इबोनी सो रही होती है, तभी बच्चों के कमरे से कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कोई कुछ पीट रहा हो, ठक ठक। तो पहले तो इबोनी बोलती है शांत रहो और चुपचाप सो जाओ, लेकिन जब आवाज बार बार आने लगती है तो इबोनी गुस्से में उठती है और उस कमरे में जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम इबोनी की मदर को देखते हैं जो एक गेस्ट को विदा कर रही होती है। तभी उसे बच्चों की चीखने की आवाज आती है। जब वो बच्चों के कमरे में जाती है तो देखती है सामान बिखरा पड़ा था और दीवार भी टूटी थी। तीनों बच्चे एक साथ साइड में चुपचाप बैठे थे, ऐसे जैसे डरे हुए हों। तो अल्ब्रेटा पूछती है कि बच्चों क्या हुआ, तो एंड्रे बताता है कि मम्मी ने हमारा सर दीवार में दे मारा। लेकिन इबोनी बोलती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अल्ब्रेटा को लगता है कि आज इबोनी ने ज्यादा शराब पी लिया और नशे की हालत में शायद उसने बच्चों को पीटा है। वो इबोनी पर नाराज होती है और बोलती है यहाँ से चली जाओ तुम। अब अगले दिन हम देखते हैं इबोनी अपने आप से बात करती है, क्योंकि अब इबोनी को भी लग रहा था कि कहीं नशे की हालत में कहीं उसी ने बच्चों को तो नहीं मारा। खैर अब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो हम देखते हैं एक औरत उसके कार का पीछा करती है। अब हम देखते हैं इबोनी के तीनों बच्चे आज स्कूल में अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। उसका बड़ा बेटा जब टीचर पढ़ा रही होती है तो हंस रहा होता है और वहीं उसका छोटा बेटा अपने क्लास में ही टॉयलेट कर देता है। तो स्कूल वालों का इबोनी के पास कॉल आता है और वो बताते हैं कि उसके बच्चों ने आज बहुत ही अजीब हरकतें की। अब इबोनी अपने तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल जाती है, जहाँ डॉक्टर कई सारे टेस्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद वो इबोनी से बताते हैं कि ये अच्छी बात है कि सारे टेस्ट के रिजल्ट नॉर्मल हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन इबोनी बोलती है जो आज स्कूल में हुआ वो नॉर्मल नहीं था। तो इबोनी की डॉक्टर से बहस हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं इबोनी रात में अपने छोटे बेटे को नहला रही होती है, तभी उसके सेल फोन पर किसी का कॉल आता है। वो कॉल को रिसीव करने जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो देखती है उसका बड़ा बेटा नेट उसके छोटे बेटे आंद्रे को बाथ टब में डुबोकर मारना चाहता था। इबोनी उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ताकत से उसको नीचे दबा रहा था। इबोनी काफी कोशिश करती है, तब जाके वो आंद्रे को बचा पाती है। और इधर इबोनी की चीख सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। तो नेट उसको पकड़कर रोने लगता है और बोलता है मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने भाई को मारने जा रहा था। अब इस घटना के बाद सबके सब डर जाते हैं। अब अगले दिन सुबह चिंथिया दोबारा आ जाती है तो इबोनी से पूछती है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए। तो इबोनी बोलती है एक घर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कहीं जाएं। चिंथिया बोलती है मैं तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मेरे पास डॉक्टर का कॉल आया था और उसने बताया कि बच्चों का बिहेवियर इसलिए ऐसा है क्योंकि तुमने इस घर का माहौल ही बिगाड़ रखा है। तो इबोनी बोलती है ऐसा नहीं है, कल रात में मैंने देखा आंद्रे अलमारी में बैठा हुआ था और वो ऐसी भाषाओं में बात कर रहा था जो आज तक मैंने कभी सुनी भी नहीं। और साथ ही वो मुझे बता रहा था कि उसका एक और साथी इस घर में रहता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसको ही दिखता है, और उसने आंद्रे को आत्महत्या के लिए बोला था। लेकिन अभी भी चिंथिया को ये सब बातें बकवास लग रही थी। उसे लग रहा था कि इबोनी बहाने बना रही है। तो इबोनी गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, इसलिए तुम मेरे दर्द को समझ नहीं सकती। तो चिंथिया थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो बोलती है मेरा 7 साल का बच्चा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। वो बताती है कि बस 2 सेकंड के लिए मेरी नजरें उस पर से हटी और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और तब से
चिंथिया को हर बच्चों में अपना बच्चा ही दिखता है और कभी नहीं चाहती कि कोई बच्चा परेशान हो। लेकिन तभी इबोनी की माँ अपने हाथ में बेसबॉल का बैट लेकर आती है और चिंथिया को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जब चिंथिया बाहर जाती है तो हम देखते हैं चिंथिया की कार में वही औरत बैठी होती है जो कुछ दिन पहले इबोनी का पीछा कर रही थी। अब इबोनी की माँ चर्च जाती है, वहाँ अपने परिवार के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन चर्च के लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं ये केस काफी सीरियस है और इसमें एग्जॉर्सिज्म की जरूरत होगी, लेकिन हमारे वहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो एग्जॉर्सिज्म कर सके। और दूसरी तरफ हम अवनी को देखते हैं, वो एक बियर बार से बाहर आती है, तभी बाहर उसे वो औरत मिलती है जो अक्सर उसका पीछा करती है। उसको देखकर इबोनी बोलती है कि क्या तुम यहाँ भी चेक करने आई हो कि मैं अपने बच्चों को बियर बार में तो नहीं लाई। जब इबोनी वहाँ से जाने लगती है तो औरत बोलती है कि तुम्हारे बच्चे खतरे में हैं और तुम्हारे घर में एक बुरी आत्मा का साया है। अब उसकी बातें सुनकर इबोनी वापस आती है और अब दोनों कॉफी शॉप में जाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। वो औरत इबोनी को बताती है कि जिस घर में तुम रह रही हो वहाँ एक बहुत बड़ा शैतान रहता है, वो बहुत ताकतवर भी है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ताकतवर शैतान कभी नहीं देखा। तो इबोनी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी वो औरत एक फोटोग्राफ दिखाती है जिसमें एक फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। वो बताती है कि 20 साल पहले ये फैमिली इसी घर में रहती थी जिस घर में तुम रहती हो और जिसमें हस्बैंड चर्च का मेंबर था, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी बेटी बीमार हुई। उसने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी ठीक नहीं हो पाई। वो बताती है कि एक दिन पूरा परिवार ही खत्म हो गया, लेकिन वहाँ अंदर क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। और सीन पास्ट में चला जाता है और एक रात उस घर में रहने वाली औरत को उस डीमन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। वो औरत अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आती है और अपने हस्बैंड को मार देती है और उसके बाद वो अपने बच्चों को भी मार देती है और उनको मारने के बाद उस औरत ने सुसाइड कर लिया। इबोनी पूछती है जो बच्चे मारे गए उनका नाम क्या था? तो औरत बताती है लड़के का नाम ट्रे था। तो इबोनी बोलती है कि मेरे बेटे का भी एक ख्याली दोस्त है जिसका नाम ट्रे है। तो औरत बोलती है वो तुम्हारे बेटे का दोस्त नहीं, वो शैतान है जो तुम्हारे बेटे को ले जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इबोनी की माँ अल्ब्रेटा को कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी उस घर की लाइट चली जाती है और आंद्रे अल्ब्रेटा पे हमला कर देता है, उसका गला दबाने लगता है और थोड़ी ही देर में अल्ब्रेटा मारी जाती है। एक्चुअली आंद्रे अब पूरी तरह से शैतान के बस में था। और इधर हम देखते हैं इबोनी उस औरत पे नाराज होती है। वो बोलती है अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली। वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो औरत उसे अपना एड्रेस देती है। वो बोलती है कि जल्द ही तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए मेरा एड्रेस संभाल के रखना। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है उसके घर में टंगा हुआ क्रॉस अब जल रहा था। थोड़ी ही दूर पे उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये सब देखकर इबोनी चीखने लगती है और रोने लगती है। तभी आंद्रे वहाँ आता है और उससे पूछता है कि ग्रैंड मदर को क्या हुआ? तो इबोनी बोलती है कि ये तुम मुझे बताओगे कि ग्रैंड मदर को कैसे हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे पुलिस आती है और उस घर को सील कर देती है और इबोनी को बोलते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक तुम्हें कहीं और रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इबोनी अपने बच्चों को कार से लेकर निकलती है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर बैक मिरर पे जाती है तो देखती है एंड्रे जो पिछली सीट पर बैठा था उसका चेहरा पूरी तरह डिमोनिक हो जाता है। वो डर जाती है और उसके कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इबोनी कार को साइड में रोकती है और कार का दरवाजा खोलकर बाहर भागती है और लोगों से मदद मांगती है। वो बोलती है वो मेरे परिवार को खत्म कर रहा है। जब वहाँ के लोग कार को खोलकर देखते हैं तो देखते हैं बच्चे शांति से बैठे थे और उन्हें कुछ याद भी नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इबोनी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उससे सवाल जवाब करती है और वो बताती है जब तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया गया तो हमें पता चला कि तुमने उस दिन नशा किया था। और तभी वहाँ चिंथिया आ जाती है। वो इबोनी को बोलती है कि तुम बच्चों का अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रही हो, इसलिए वो लोग बच्चों को चर्च के फास्टर केयर में भेज रहे हैं। इबोनी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुनना चाहता था। अब इबोनी लॉरेंस से मिलती है। लॉरेंस वही औरत जिसने इबोनी को बताया था कि उसके घर में एक शैतान रहता है। तो इबोनी बोलती है जैसा तुमने मुझे बताया था कि मेरे घर का शैतान बहुत ताकतवर है, वो है कौन? तो बोलती है उसका नाम लूसीफर है। और जब गॉड ने लूसीफर को स्वर्ग से निकाला था उस समय कुछ फरिश्ते भी लूसीफर के साथ स्वर्ग छोड़ दिए और बाद में वो भी शैतान बन गए। और लॉरेंस ये भी बताती है कि लूसीफर इतना ताकतवर शैतान है कि एक साथ कई लोगों को पोसेस कर सकता है। अभी तो उसने तुम्हारे बेटे आंद्रे को किया है और आंद्रे के द्वारा ही वो तुम्हारे बाकी 2 बच्चों को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इबोनी बोलती है वो चाहता क्या है? तो लॉरेंस बताती है वो चाहता है कि तुम्हारे परिवार में कोई भी जिंदा ना रहे। तो लॉरेंस बोलती है कि हमें डिलीवरेंस करना होगा। तो इबोनी बोलती है क्या तुम एग्जॉर्सिज्म की बात कर रही हो? तो लॉरेंस बोलती है नहीं, एग्जॉर्सिज्म में हमें एक मीडिएटर की जरूरत होती
होती है, लेकिन डिलीवरेंस में हमें अपने गॉड पर भरोसा करना होता है और जीसस हमारे साथ है। हम उनका प्रे करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन प्रे के दौरान तुम्हें गॉड पर भरोसा करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आंद्रे को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उससे मिलने सिंधिया आती है। तो डॉक्टर उसको बताती है कि थोड़ी देर पहले ये अजीब अजीब भाषाओं में बात कर रहा था और वो भाषाएं हमने कभी सुनी भी नहीं है। जब सिंधिया उसके रूम में जाती है तो आंद्रे उसको उसके बेटे के बारे में बताता है जिसकी मौत बहुत साल पहले हो चुकी थी। तो सिंधिया पूछती है क्या मेरे बेटे के बारे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था? तो बोलता है मेरी माँ तो मर चुकी है और गॉड भी मर चुका है। उसकी बातें सुनकर सिंधिया शॉक रह जाती है, लेकिन तभी देखती है जिन बेल्ट से आंद्रे को बांध रखा गया था, आंद्रे उन बेल्ट को तोड़ देता है और बेड से कूदकर फर्श पे बैठ जाता है और तभी एकाएक कमरे के दीवारों पर चढ़ने लगता है। ये सब देखकर सिंधिया डर जाती है। तो सिंधिया डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं इब्नी आती है और आंद्रे को ले जाती है। आंद्रे को लेकर लॉरेंस के पास जाती है तो लॉरेंस आंद्रे को एक बिस्तर पे लेटा देती है, दोनों हाथ बांध देती है और इब्नी से बोलती है कि जब हम डिलीवरेंस कर रहे होंगे तो उस दौरान शैतान तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेगा, लेकिन किसी भी सूरत में तुम्हें उसकी किसी भी बात को नहीं मानना है। अब लॉरेंस आंद्रे के ऊपर हॉली वाटर छिड़कती है और शैतान जलने लगता है और अब हम देखते हैं शैतान एवनी की माँ के रूप में आ जाता है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है। वो अलग अलग आवाजों में बात करता है। दूसरी तरफ हम नेट को देखते हैं, उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी, उसे खून की उल्टियाँ होती हैं। तो लॉरेंस महसूस करती है कि इवोनी कमजोर पड़ रही है। तो लॉरेंस इवोनी को बोलती है कि तुम ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ, जब तक मैं ना बोलूं नीचे मत आना। और इधर हम देखते हैं वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है और फिर लॉरेंस का गला पकड़कर उसको हवा में उठा देता है, फिर नीचे गिराता है और फिर उसके सर के बाल पकड़कर उसको दीवार में दे मारता है और फिर दोबारा लॉरेंस के बॉडी को पूरे हवा में उठा देता है और नीचे पटक देता है। अब लॉरेंस बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अब अवनी नीचे आती है तो देखती है लॉरेंस घायल पड़ी थी और आंद्रे उसके बगल में बैठा होता है, लेकिन तभी एकाएक आंद्रे वहाँ से गायब हो जाता है। अब अवनी लॉरेंस के पास जाती है तो लॉरेंस उसको बताती है कि वो कमजोर पड़ गई और शैतान हावी हो गया। अब मैं मर रही हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं कमजोर पड़ना है। अब एबनी आंद्रे को ढूंढती है तो देखती है बेसमेंट का दरवाजा खुला होता है। वो बेसमेंट में जाती है, वहाँ आंद्रे मिल जाता है। वो आंद्रे के ऊपर होली वाटर छिड़कती है, आंद्रे जलने लगता है और गुस्से में आकर वो एबनी पर हमला कर देता है, उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटता है और तभी हम देखते हैं वो शैतान एबनी का रूप ले लेता है। अब शैतान एबनी के गले पर अपना पैर रख देता है और उसका गला दबने लगता है। अब जब एबनी मरने वाली थी तभी उसको अपनी लाइफ के सबसे अच्छे पल याद आने लगते हैं, जब वो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताया करती थी। और तभी एबनी आंखें बंद कर लेती है और हम देखते हैं अब इस समय एबनी किसी दूसरी दुनिया में थी। वो गॉड से प्रे करती है, गॉड से भीख मांगती है और तभी हम देखते हैं उसके बॉडी में हलचल होता है, कुछ अजीब सी शक्ति उसके पास आ जाती है। एबनी उसको बोलती है कि मेरे अंदर अब जीसस की शक्ति है और मैं तुम्हें जीसस की तरफ से आदेश देती हूँ कि शैतान तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी हम देखते हैं एकाएक अवनी के शरीर में कुछ बदलाव होता है और अवनी एक दूसरी भाषा में प्रे करने लगती है। और इस बार जब अवनी प्रे कर रही होती है तो हम देखते हैं वो शैतान अब जलने लगता है और धीरे धीरे वो बेसमेंट में बने उस होल के अंदर जाकर गिर जाता है, जिसे नर्क का द्वार कहते हैं। और जैसे ही वो शैतान उस होल में गिरता है एक जबरदस्त धमाका होता है और धमाके के बाद हम देखते हैं अवनी के सारे बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। अब एबनी होश में आती है तो आंद्रे को ढूंढती है तो देखती है आंद्रे भी वहीं बेहोश होता है। वो आंद्रे को उठाती है और गले लगाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एबनी को देखते हैं जो पैकिंग कर रही होती है। इसका मतलब अब उसे दूसरा घर मिल चुका था, इसलिए वो इस शैतानी घर को अब छोड़कर जा रही थी। और तभी वहाँ सिंथिया आ जाती है, लेकिन एबनी अभी भी अकेली ही रहती थी, बच्चे उसके पास नहीं थे। तो सिंथिया बोलती है बच्चों को कुछ भी याद नहीं है और तुम्हारे हस्बैंड ने दोबारा याचिका दायर की है बच्चों की कस्टडी लेने के लिए, तो ये केस लंबा चलने वाला है। तो ही अवनी बोलती है मुझे अपने गॉड पर भरोसा है और जीत मेरी ही होगी। और इसके बाद हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं कोर्ट ने बच्चों की फुल कस्टडी अब एवनी को दे दी थी। और वहीं हम देखते हैं अवनी अपने बच्चों के साथ कार से कहीं जा रही होती है। तो जब उसके बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं तो बोलती है कल ही मेरी तुम्हारे फादर से बात हुई थी, तो अब हम सब एक साथ रहेंगे। हालांकि अवनी को कोर्ट की तरफ से पूरी कस्टडी मिल चुकी थी, लेकिन अब अवनी भी चाहती थी कि उसके बच्चे खुशहाल रहें। और ये तो नॉर्मल बात है फ्रेंड्स, किसी के भी बच्चे एक पेरेंट्स के साथ यानी माँ या बाप के साथ खुश नहीं होते, जब दोनों साथ में हो तभी बच्चे खुश होते हैं। और शायद अवनी ये बात अब समझ चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि अवनी ने जिस औरत का रोल निभाया उसका हकीकत में नाम था लटोया, क्योंकि ये सच्ची घटना पे आधारित
आधारित मूवी थी। तो ये भी बताया जाता है वो घर 2016 में गिरा दिया गया जिसमें अवनी और उसके बच्चे रहते थे, लेकिन आसपास के लोग आज भी वहाँ पर शैतानी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।